भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लाखों लोगों का सपना रहता है कि खुद का अपना एक सपनों का घर हो। इसके लिए वो अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दांव पे लगा देते हैं। वो बड़े बड़े लोन्स लेते हैं। जब कस्टमर्स बिल्डर्स के पास फ्लैट लेने जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि फ्लैट लेते वक्त क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आप किसी भी बिल्डर के पास जाओगे तो आपको ग्लॉसी ब्रोशर्स दिखेगा। इसके अलावा सैंपल फ्लैट दिखाएगा। उनकी बड़ी सी अच्छी सी सेल्स टीम होगी जो आपको ट्रीट करेगी। लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें रहती है जिनसे आप अनजान रहते हो और बिल्डर इसी का फायदा उठाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत से बिल्डर्स ऐसे रहेंगे, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस जिन्होंने न्यूज़पेपर पे या फिर वीडियोस पे शेयर किए हैं, उनकी जो आप बीती हुई है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अपने देश में बहुत से ऐसे बिल्डर्स है जो रिप्यूटेड है, ब्रांडेड है और क्वालिटी काम करते हैं। तो इस वीडियो में मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ ऐसे चंद बिल्डर्स रहते हैं जो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करने के लिए कस्टमर का नुकसान करते हैं और खुद का फायदा करने की सोचते हैं। तो इस वीडियो में मैं खाली उनके बारे में बोलने जा रहा हूँ और ये जो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं इन वीडियो में खाली उन ट्रिक्स के बारे में ओवरव्यू देने वाला हूँ। हर एक ट्रिक की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपको इन ट्रिक्स को डिटेल में जानना हो कि उसका समाधान क्या है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे आगे कंप्लेंट की जाए, तो मुझे खाली नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उनके जो भी सवाल रहेंगे आपके, उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। ट्रिक नंबर 1 जो बिल्डर्स यूज करते हैं वो है थिनर प्लास्टर और पेंट। नेशनल बिल्डिंग कोड का पार्ट 6 और सेक्शन 4 ये कहता है कि बिल्डिंग का जो इंटरनल वॉल का प्लास्टर रहता है उसका थिकनेस कम से कम 12 mm होगा और जो एक्सटर्नल साइड की दीवार रहती है उसका थिकनेस कम से कम 15 से 20 mm रहेगा। बट बिल्डर्स वो थिकनेस को कम करके 8 mm तक रख देते हैं। तो इसमें जब आप नया फ्लैट का पोजीशन लेते हो तो शुरुआती में आपको पता नहीं चलता, लेकिन एक 6 महीने और या फिर 1 साल बाद प्लास्टर में क्रैक्स आने चालू होते हैं। इसके अलावा पेंट जो है वो फीका पड़ना चालू होता है या फिर दीवार में डैम्पनेस आना शुरू होता है। 2022 में पुणे के बानेर एरिया में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक न्यूली पोजीशन फ्लैट था। वहां पे जब कस्टमर रहने गया तो एक विद इन 5 to 6 months वहां पे जो प्लास्टर था उसमें क्रैक्स आने चालू हो गए। जो दीवार का कलर रहता है वो पीलिंग होना चालू हो गया, दीवार में डैम्पनेस आना चालू हो गया। तो इसके वजह से उसने वो बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज की थी। जब उस कस्टमर ने फेसबुक पे उसके रिगार्डिंग पोस्ट किया तो मीडिया कवरेज में उनको पता चला कि एनबीसी नॉर्म्स के तहत जो थिकनेस 12 से 15 mm कम से कम होनी चाहिए वो लगभग 8 mm थी। तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ट्रिक नंबर 2 है लो ग्रेड का स्टील या फिर सीमेंट यूज करना। गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे काम रहते हैं जब आप रोड के काम देखते हैं तो हायर ग्रेड का कंक्रीट यूज करने के लिए टेंडर में कहा हुआ होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ पैसा बचाने के लिए लोअर ग्रेड का सीमेंट या फिर स्टील वहां पे यूज करते हैं और उसमें कॉस्ट कटिंग करते हैं, लेकिन इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कस्टमर को झेलना पड़ता है। एक ही बारिश के बाद रास्ते की जो क्वालिटी है वो समझ में आने लगती है। नेशनल बिल्डिंग कोड का पार्ट 6 और सेक्शन 5 ये कहता है कि जो भी कंक्रीट हम हाई राइज बिल्डिंग या फिर कोई भी जनरल बिल्डिंग रहेगी उसके लिए यूज करेंगे वो कम से कम M25 ग्रेड का होना चाहिए। इसमें M मतलब रहता है मिक्स डिजाइन और 25 मतलब उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ रहती है। इसके अलावा जो स्टील यूज होता है उसमें भी Fe500 या फिर उससे ऊपर वाला स्टील की क्वालिटी रहती है। स्टील में तो ISI स्टैंडर्ड्स रहते हैं, वो भी फॉलो होने बहुत ही जरूरी है, लेकिन बिल्डर्स लोकल क्वालिटी का स्टील भी यूज करते हैं। प्लास्टरिंग तक तो बात ठीक थी दोस्तों, लेकिन जब सीमेंट और स्टील की बात आती है वो तो पूरे बिल्डिंग का स्केलेटन रहता है और अगर उसमें ही कॉम्प्रोमाइज किया जाए तो बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ रहती है उनकी तो पूरी धज्जियां उड़ जाती है। 2021 में नागपुर में यही वाकया हुआ था जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया था। इसमें जो बिल्डर था उसने इतने रिपीटेड कंप्लेंट्स आने के बाद भी लोअर क्वालिटी ऑफ सीमेंट और स्टील यहाँ पे यूज किया था। तो जब बाद में कुछ दिनों बाद जो स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ थी वो वीक होने लगी, तब कंप्लेंट्स आने के बाद फिर उनपे फाइन लगाया गया उस बिल्डर पे। और जो आरसीसी स्ट्रक्चर वहां पे है उसको जो स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथनिंग करने की जो टेक्निक्स होती है वो यहाँ पे यूज करनी पड़ी। तीसरी ट्रिक जो बिल्डर्स यूज करते हैं वो है फेक टाइलिंग या फिर फेक फिटिंग्स। इसमें क्या होता है कि जो अपना टाइल रहता है उसमें नेशनल बिल्डिंग कोड के सेक्शन 7 का कहना है कि जो टाइल की है उसकी स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट होनी बहुत ही जरूरी है। उसकी जो थिकनेस रहती है वो कम से कम 8 mm से 10 mm रहती है। वो विट्रीफाइड टाइल्स रहती है जो फ्लैट में यूज होती है। आपने कजरिया या फिर सोमानी टाइल्स का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जो ओरिजिनल टाइल्स रहती है उनकी फर्स्ट कॉपी भी होती है। तो बिल्डर जो सैंपल फ्लैट में दिखाते हैं कि बड़े बड़े जो टाइल्स लगाए हुए वहां पे वो कजरी और सोमानी के रहते हैं। इसके अलावा जो टैब्स की फिटिंग रहती है वो जैगवार कंपनी के अच्छे अच्छे टैब रहते हैं, लेकिन उनकी जो फर्स्ट कॉपी है वो भी मार्केट में चल रही है। लेकिन जब कस्टमर्स फ्लैट का पोजीशन लेते हैं तो पहले 6 महीने से 1 साल में पता भी नहीं चलता कि ये फर्स्ट कॉपी है या फिर ओरिजिनल है।
लेकिन एक साल 1.5 साल बाद अगर थोड़ी सी भी ठोकर टाइल को लगी तो टाइल क्रैक होना, या फिर टाइल में ऐसा व्हाइट कलर का एफ्लोरेसेंस रहता है उसमें वो जमा होना। इसके अलावा टाइल्स का कलर थोड़ा सा डल पड़ना, जो जैगवार की फिटिंग्स रहती है उनमें थोड़ा रस्ट आना, ये प्रॉब्लम चालू होते हैं। मुंबई में 2022 में यही वाक्य हुआ था जब एक इंस्टाग्राम रील वायरल हो गई थी। इसमें 60 लाख रुपए का फ्लैट वो कस्टमर ने लिया था, लेकिन फ्लैट लेने के 1 से 2 साल बाद ही जो जैगवार की फिटिंग्स है उसमें रस्ट आना चालू हो गया, लीकेजेस आना चालू हो गया। जब वो रील वायरल हो गई तो हाउसिंग फोरम ने उसका स्टडी किया तो पता चला कि जो फिटिंग्स वहां पे यूज हुई थी वो ब्रांडेड नहीं थी, वो फर्स्ट कॉपी थी। और खाली क्या रहता है कि जब कस्टमर जाते हैं तो ब्रांडिंग देख के उनको समझना पड़ता है कि ये जैगवार की फिटिंग रहेगी, लेकिन कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जिनसे डायरेक्टली पता चलता है कि ओरिजिनल है या फिर फर्स्ट कॉपी। तो अगर आपको ये चीजें जाननी है कि ये फर्स्ट कॉपी है या फिर ओरिजिनल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए दोस्तों। मैं आने वाले वीडियोस में इन चीजों को फिर से कवर करूंगा। नेक्स्ट ट्रिक बिल्डर्स यूज करते हैं वो है चीप इलेक्ट्रिकल वायरिंग यूज करना या फिर लो ग्रेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग यूज करना। इसमें क्या रहता है कि एनबीसी के पार्ट 6 और सेक्शन 2 में कहा गया है कि जो भी वायर फ्लैट्स में यूज होनी चाहिए उसका एक करंट कैरिंग कैपेसिटी रहता है। इसके अलावा फायर का रिटार्डेंट कैपेसिटी रहता है। तो जो अच्छी क्वालिटी की वायर्स रहती है जैसे कि पॉलीकैप की वायर्स रहेगी, हैवल्स की वायर रहेगी, तो बहुत से बिल्डर्स क्या करते हैं कि वायरिंग का पार्ट रहता है वो कभी भी वो कंसील्ड रहता है, वो आम आदमी को दिखता भी नहीं है। तो कुछ 100 रुपए बचाने के चक्कर में लो ग्रेड क्वालिटी का अगर वायरिंग यूज हुआ तो आपको बाद में न्यूज में पता चलता है कि यार वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर फायर के इंसिडेंट्स हो गए, स्पार्क हुआ। तो ये बहुत जो इंसिडेंट्स होते हैं उनका मेन यूज होता है कि जो चीप क्वालिटी की वायरिंग है वो यूज की हुई होती है। 2021 में गुरुग्राम में एक ऐसा ही वाकया हो गया था जब एक बड़ी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई तो लगभग 12 लोगों के घर जल गए। तो इसमें लोगों को तो इवैक्यूएट कर लिया गया, लेकिन जब बाद में इसका ऑडिट हुआ तो पता चला कि जो वायरिंग की आईएसआई क्वालिटी रहती है वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं थी, वो लो क्वालिटी की थी। तो आप जब भी फ्लैट खरीदने जाए तो वायर का जो ब्रांड रहता है वो कम से कम अच्छे से देखे और पता करे कि वो अच्छा क्वालिटी का ब्रांड है क्या। अगली ट्रिक बिल्डर्स यूज करते हैं वो है चीप क्वालिटी का प्लम्बिंग का पाइप्स यूज करना। अभी इसमें क्या रहता है कि एनबीसी का पार्ट 9 और सेक्शन 1 ये कहता है कि उन्होंने एक्चुअली सीपीवीसी, इसके अलावा जीआई और एचडीपी पाइप्स का पूरा सेक्शन दिया है। तो उनमें कहा है कि उनकी जो डिजायर्ड क्वालिटी रहेगी पाइप की वो कैसी होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या रहता है कि जो पाइप रहता है वो दीवार के अंदर रहता है, तो आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप जब फ्लैट लेते हैं तो पूरा काम हुआ होता रहता है। बिल्डर्स क्या करते हैं कि चीप क्वालिटी का पीवीसी पाइप उसमें यूज किया रहता है। अभी हॉट वाटर के लिए तो वो चीप क्वालिटी का पीवीसी पाइप चलता भी नहीं है। तो फ्लैट खरीदने के 2 से 3 साल बाद आपको पता चलता है कि पाइप में लीकेज आ रही है, दीवार में डैम्पनेस हो गया है, तो पूरा पपड़ी निकलना चालू हो गया है। बहुत से ऐसी मेजर कंडीशंस रहती है, वहां पे तो सीलिंग भी गिरा हुआ है। 2022 में रेडिट पे एक पोस्ट वायरल हो गया था जहां पुणे में कस्टमर ने शेयर किया था कि जो उसका फॉल सीलिंग था वो पूरा गिर गया चीप क्वालिटी के पाइप्स की वजह से। उसने जब प्लम्बर को बुला के चेक किया तो पता चला कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के सीपीवीसी पाइप्स रहते हैं वो वहाँ पे यूज किए नहीं है। इसके अलावा जो लो क्वालिटी के पीवीसी पाइप्स है वो यूज करने की वजह से वहाँ पे लीकेज होना चालू हो गया, वो पानी टपकता रहा वो फॉल सीलिंग पे और एट द सर्टेन टाइम वो फॉल सीलिंग ही गिर गया। नेक्स्ट ट्रिक बिल्डर्स यूज करते हैं वो है हॉलो डोर्स यूज करना या फिर वीक विंडो के सेक्शंस यूज करना। एनबीसी का पार्ट 6 और सेक्शन 8 ये कहते हैं कि जो दरवाजे यूज होने वाले हैं उनका मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, उनकी जॉइनरी कैसे होनी चाहिए, इसके अलावा वुड जो यूज होगा उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इसके अलावा जो एल्यूमिनियम विंडो यूज होता है तो उसकी जॉइनरी कैसे होनी चाहिए, जो एल्यूमिनियम है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अगर उस दरवाजे को आप फिजिकली देखोगे या फिर वो विंडो को भी देखोगे तो आपको फिजिकली वो अच्छा ही दिखेगा, लेकिन उसमें बहुत से बिल्डर्स क्या करते हैं कि लाइट वेट और हॉलो दरवाजे जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है वो भी कभी कभी यूज करते हैं। इसके अलावा जो एल्यूमिनियम विंडो के सेक्शन रहते हैं उसका क्वालिटी है वो एज पर ग्रेड नहीं रहता। 2019 में मुंबई के सबर्स में एक ऐसी रील वायरल हो गई थी जब स्ट्रॉन्ग विंड चल रहे थे बाहर और एक हाई लग्जरी प्रोजेक्ट था जिसमें बारिश की वजह से और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी उनकी वजह से जो एल्यूमिनियम का सेक्शन था वो बेंड हो गया था और पूरा बारिश फ्लैट के अंदर आ रहा था। अगली ट्रिक जो बिल्डर्स यूज करते हैं वो है कि वाटर प्रूफिंग को स्किप करना। वाटर प्रूफिंग ये किसी भी बिल्डर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो अच्छे से किया नहीं गया तो पूरा बिल्डिंग लीक होना चालू हो जाता है। अभी ये टाइप्स ऑफ वाटर प्रूफिंग अलग अलग तरह के रहते हैं।
अगर आप बेसमेंट के बारे में देखो तो वहाँ पे HDPE मेम्ब्रेन रहते हैं, इसके अलावा शाबा टाइल्स रहता है, बहुत के टाइप से वाटर प्रूफिंग रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको वो मेम्ब्रेन नहीं यूज करना हो तो क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग करके आता है। तो उसमें क्या करते हैं, एक क्रिस्टलाइन केमिकल रहता है, वो सीमेंट कंक्रीट में यूज किया जाता है ताकि जो सीमेंट कंक्रीट में छोटे छोटे पोर्स बनते हैं वो भी फिल किए जा सके। इसके अलावा अगर बालकनी का आपने वाटर प्रूफिंग देखा हो तो उसमें ब्रिक बेड कोबा डाला होता है, टेरेस का वाटर प्रूफिंग अलग से होता है। और वाटर प्रूफिंग एक ऐसी चीज रहती है जो आप पोजीशन के टाइम में पता नहीं कर सकते। इसमें क्या रहता है कि जब कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट रहता है तभी आपको चेक करना पड़ता है। तो ये ऐसे कुछ पार्ट्स है जो हमारे हाथ में भी नहीं रहते। नेशनल बिल्डिंग कोड का पार्ट 6 और सेक्शन 2 ये कहता है कि जो भी वाटर प्रूफिंग आप करें वह एज पर जो मैंने अभी स्टैंडर्ड्स बताए उस हिसाब से हो। 2021 में हैदराबाद में एक ऐसे वाक्य हुआ था जहाँ पे बिल्डर ने वाटर प्रूफिंग ही स्किप कर दिया था बेसमेंट का। तो इसमें हुआ क्या कि जो बेसमेंट का जो वॉल्स रहता है वहां से पानी सीप होना चालू हो गया। जब पहली बारिश आई तो पूरा बेसमेंट पानी से भर गया और बेसमेंट में जो भी कार्स थी, बाइक्स थी, उनका बुरा हाल हो गया, वो पानी से भर गए। लिफ्ट काम करना बंद हो चुकी थी। इसके अलावा जो पानी था वो जो अपना कैपिलरी एक्शन रहता है उसकी वजह से रिसना चालू हो गया और वो बिल्डिंग के ऊपर तक आने लगा। अगली ट्रिक बिल्डर यूज करते हैं वो है किचन के जो ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स होते हैं वो थिनर क्वालिटी के यूज करना। नेशनल बिल्डिंग कोड का पार्ट 6 और सेक्शन 7 ग्रेनाइट के बारे में कवर करता है। इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए, लेकिन जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो कम से कम 20 से 25 mm का ग्रेनाइट काउंटर टॉप का थिकनेस होना चाहिए। लेकिन बिल्डर्स क्या करते हैं, 20-25 mm की जगह पे 16 mm और 18 mm का स्टोन यूज करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में क्या रहता है, वो जो स्टोन का थिकनेस कम होने की वजह से वो स्ट्रेंथ इतना नहीं ले पाता और क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं। अब ये जो इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये तो मेरे एक रिलेटिव है उसके साथ ही हुआ है। उसमें उसने क्या किया कि फ्लैट का पोजीशन लिया। फ्लैट का पोजीशन लेने के बाद वो चिमनी इंस्टॉल करने के लिए गया। चिमनी इंस्टॉलेशन करते वक्त वो ग्रेनाइट काउंटर टॉप को पूरा क्रैक आ गया। तब बाद में जब पता चला कि वो जो 16 mm का थिकनेस है वो वहां पे यूज हुआ है, ना कि 20 और 25 mm का। उसको वो जो ग्रेनाइट काउंटर टॉप था वो पूरा रिप्लेस करना पड़ा। उसने फिर वो रिप्लेसिंग का और चिमनी का इंस्टॉलेशन का कॉस्ट मुझे बताया तो वो लगभग 2 लाख रुपए कॉस्ट गया था उसका। ट्रिक 9 बिल्डर्स यूज करते हैं वो है जो अपना कॉमन एरियाज है, जैसे कि स्टेयर केसेस हो, पैसेजेस हो या फिर पार्किंग का एरिया हो, वहां पे चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज करना। बिल्डर का ज्यादातर ध्यान जो भी अपना मेन फ्लैट रहता है उसके स्ट्रक्चर पे और फिनिश पे रहता है, लेकिन उसमें क्या रहता है वो थोड़ा कॉस्ट कटिंग करता है जब कॉमन पैसेजेस, स्टेयर केस या फिर पार्किंग का एरिया डिजाइन करता है। तो उसमें जो फिनिशिंग क्वालिटी है वो उसमें थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है, वहां पे वो कॉस्ट कटिंग करने की सोचता है। एनबीसी का पार्ट 3 जिसमें कॉमन जो डेवलपमेंट है वो कवर किया गया है, और जो पार्ट 4 है उसमें फायर सेफ्टी के रिलेटेड नॉर्म्स दिए हैं कि जो कॉमन पैसेजेस है वो इवैक्यूएशन के वक्त काम आते हैं। जब भी फायर हैजार्ड आता है तो लोग कॉमन पैसेजेस के थ्रू जो अपना रिफ्यूज एरिया है वहां पे भागते हैं, वहां से उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। तो जो कॉमन पैसेजेस है उनको इक्विवेलेंट वैल्यू दिया जाना चाहिए जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसके कंपैरिजन में। 2022 में नोएडा में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था दोस्तों। अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही पॉश दिख रही थी, लग्जरी प्रोजेक्ट था, लेकिन जो क्लब हाउस था वो ब्रोशर पे तो बहुत बढ़िया दिख रहा था, लेकिन जब एक्चुअली खत्म हुआ उसका काम तो उसमें जो क्वालिटी थी फ्लोरिंग की हो या फिर जो भी फिनिशेस हो वो बहुत ही लो क्वालिटी थी। ये न्यूज यूट्यूब और फेसबुक पे भी वायरल हो गई थी, आप सर्च कर लेना बाद में। तो इसमें आप खाली ब्रोशर्स पे रिलाई मत करना दोस्तों। जब अंडर कंस्ट्रक्शन उसका काम चले तो खाली अपना फ्लैट मत देखना, जो कॉमन एमिनिटीज बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है उसका भी एक विजिट कर लेना कि इसमें जो क्वालिटी बिल्डर ने प्रॉमिस की है वो एज पर आपको जो ऐसा प्रॉमिस किया है ब्रोशर में वैसा है कि नहीं। और अभी जो लास्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लाइफ सेविंग है। अब यहाँ तक अगर आप रुके हुए हो तो आपका फिर से धन्यवाद दोस्तों कि आपने वीडियो पूरा देखा। जो अभी ये ट्रिक है इसमें क्या रहता है कि जो अपना फाउंडेशन रहता है उसमें कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए रहते हैं। अभी किसी भी इंसान का अगर उसे खड़ा होकर चलना हो तो मेन इंपॉर्टेंट है उसके पैर, और उसी तरह बिल्डिंग में जो इंपॉर्टेंट रहता है वो है उसके पैर, मतलब फाउंडेशन। नेशनल बिल्डिंग कोड का पार्ट 6 और सेक्शन 2 पूरा फाउंडेशन स्ट्रक्चर कवर करता है। इस फाउंडेशन पार्ट में एनबीसी ने कवर किया है कि जो फाउंडेशन की स्ट्रेंथ रहती है वो कैसे डिपेंड करती है सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के ऊपर। इसके अलावा फाउंडेशन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, रेनफोर्समेंट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कंक्रीट का मिक्स डिजाइन कौन सा यूज करना चाहिए, यहाँ तक भी उसमें बताया गया है। इसके अलावा अब ये टेक्निकल हो रहा है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि फाउंडेशन में एक कवर ब्लॉक नाम का कंसेप्ट रहता है। अभी पहले ट्रिक में मैंने बताया कि कंक्रीट मिक्स कैसा होना चाहिए, लेकिन कंक्रीट मिक्स
जितना ही इंपॉर्टेंट रहता है कंक्रीट का कवर ब्लॉक। फॉर एग्जांपल हमने M40 ग्रेड का वहाँ पे फाउंडेशन में कंक्रीट यूज किया, तो जो कवर ब्लॉक्स रहते हैं वो भी उतने इक्विवेलेंट ग्रेड के होने चाहिए। फाउंडेशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बिल्डर को खर्चा ज्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन में बेसमेंट है, तो बेसमेंट में टेक्निकल एडिशनल कॉस्ट रहते हैं, जैसे कि वाटर प्रूफिंग करना रहता है, रिटर्निंग वॉल का कंस्ट्रक्शन रहता है, इसके अलावा प्लम वॉल रहता है। तो बिल्डर का बहुत खर्चा फाउंडेशन में होता है। फाउंडेशन में जो कंक्रीट का ग्रेड रहता है वो हायर ग्रेड रहता है। इसके अलावा जो स्टील रहता है वो हाई क्वालिटी रहता है, उसका डायमीटर ज्यादा रहता है, स्पेसिंग नजदीक रहती है, तो रेनफोर्समेंट जो लगती है उसका टनेज भी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अबव फ्लोर्स। अगर यहाँ पे वीकर कंक्रीट यूज किया गया, पुअर क्वालिटी का स्टील यूज किया गया, या फिर वाटर प्रूफिंग नहीं किया गया, तो ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। 2019 में कर्नाटक के धारवाड़ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, जो पूरा बिल्डिंग था वो भी पूरा कोलैप्स हो गया। इसमें लगभग बहुत से लोगों की जान गई। ये इंसिडेंट एनडीटीवी ने और हिंदू ने भी कवर किया था। तो इसमें क्या हुआ था, जो फाउंडेशन की जो क्वालिटी रहती है, जो स्ट्रेंथ रहती है, इसके अलावा जो वाटर प्रूफिंग क्राइटेरिया रहता है, वो एज पर नॉर्म नहीं था। तो इसलिए वो पूरी बिल्डिंग टिल्ट होकर कोलैप्स हो गई जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन में थी। तो ये ऐसे कुछ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन रहती है दोस्तों, जिसमें चंद पैसे बचाने के चक्कर में लोगों की जान जाती है। तो मैं बहुत बार ऐसा कहता हूँ दोस्तों कि बिल्डिंग के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनमें कुछ ऐसे पार्ट्स रहते हैं वो आप कभी भी नहीं देखते, लेकिन जब तक आप उन्हें देखने जाते हो तब तक बिल्डिंग का काम खत्म हुआ चुका रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 10 ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जिनमें बिल्डर्स कॉस्ट कटिंग करता है, लेकिन जो आम कस्टमर्स है उनको ये समझ में नहीं आता। तो इसमें अगर ये न हो तो आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट हायर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 20,000 रुपए खर्च किए मिनिमम, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 से 20,000 रुपए आपने खर्च किए, तो आपके बाद में 20 लाख या फिर 50 लाख रुपए बच सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स या फिर आर्किटेक्ट्स रहते हैं उनको टेक्निकल चीजों का पता रहता है। तो इनिशियली आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका जो फाइनल डिसीजन है वो किन किन चीजों पे ले और ना ले। दोस्तों आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऐसी बहुत सी चीजें बताने जा रहा हूँ कि जिनमें जो आपने अगर वो जान ली तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया। आप जब भी फ्लाइट खरीदने जाओगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और क्या नहीं रखनी है। तो अगर आपको ये चीजें जाननी हो तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं, और इस वीडियो में आप मुझे खाली कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी ट्रिक थी वो मालूम नहीं थी कि जो बिल्डर्स यूज करते हैं। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।